युद्ध की कला एक प्राचीन चीनी ग्रंथ जिसे महान रणनीतिकार सुन तुज्जू ने लिखा था। रस्ट बुक्स द्वारा प्रस्तुत अब सरल हिंदी में। चैप्टर 1 योजनाओं की रचना, लेइंग प्लान्स। सु जू ने कहा, युद्ध की कला राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यह सुरक्षा या विनाश की ओर ले जा सकती है। इसलिए यह एक ऐसा विषय है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्ध की कला 5 स्थायी तत्वों द्वारा संचालित होती है, जिन्हें युद्ध के मैदान की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये हैं 1 नैतिक नियम, 2 आकाश, 3 पृथ्वी, 4 सेनापति, 5 विधि और अनुशासन। नैतिक नियम का अर्थ है जनता अपने शासक के साथ पूर्ण एकता में हो, ताकि वे अपने जीवन की परवाह किए बिना उसका अनुसरण करें और किसी भी संकट से न डरें। आकाश का तात्पर्य है दिन और रात, गर्मी और सर्दी, समय और ऋतुएं। पृथ्वी में आता है दूरियां, बड़ी या छोटी, खतरा और सुरक्षा, समतल भूमि और संकरी घाटियां, जीवन और मृत्यु की संभावनाएं। सेनापति का अर्थ है बुद्धिमता, ईमानदारी, दया, साहस और शक्ति। विधि और अनुशासन में शामिल हैं सेना का सुव्यवस्थित विभाजन, अधिकारियों में पदानुक्रम, रास्तों का रखरखाव जिससे रसद पहुंच सके, और सैन्य व्यय का नियंत्रण। इन 5 बातों को हर सेनापति को जानना चाहिए। जो इन्हें जानता है वह विजयी होगा, जो नहीं जानता वह हार जाएगा। इसलिए जब भी आप युद्ध की परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो इन्हें आधार बनाकर तुलना करें। 1 दोनों शासकों में से कौन नैतिक नियम से प्रेरित है। 2 दोनों सेनापतियों में से कौन अधिक योग्य है। 3 किस पक्ष के पास आकाश और पृथ्वी से अधिक लाभ हैं। 4 किस पक्ष में अनुशासन अधिक कठोरता से लागू होता है। 5 कौन सी सेना अधिक शक्तिशाली है। 6 किस पक्ष के अधिकारी और सैनिक अधिक प्रशिक्षित हैं। 7 किस सेना में पुरस्कार और दंड में अधिक स्थिरता है। इन 7 बातों से मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो सेनापति मेरी सलाह माने और उस पर अमल करे वह विजयी होगा। ऐसे व्यक्ति को पद पर बनाए रखें। जो मेरी बात ना माने वह पराजित होगा। ऐसे को हटा दिया जाना चाहिए। मेरी सलाह के लाभ को ध्यान में रखते हुए सामान्य नियमों से परे भी यदि कोई अनुकूल परिस्थिति दिखे तो उसका उपयोग करो। परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन करते रहो। हर युद्ध धोखे पर आधारित होता है। जब हम हमला करने में सक्षम हों तो खुद को असमर्थ दिखाएं। जब हम सेना चला रहे हों तो निष्क्रिय लगें। जब पास हों तो दूर का भ्रम पैदा करें। जब दूर हों तो पास का भ्रम दें। दुश्मन को लुभाने के लिए लालच दो। अव्यवस्था का नाटक करो और उसे कुचल दो। अगर वो हर मोर्चे पर सुरक्षित है तो तैयार रहो। अगर वो ताकतवर है तो बचो। अगर दुश्मन क्रोधी स्वभाव का है तो उसे चिढ़ाओ। कमजोर बनो ताकि वो अहंकारी हो जाए। अगर वो आराम कर रहा है तो उसे चैन न लेने दो। अगर उसकी सेना एकजुट है तो उसे विभाजित करो। उस जगह हमला करो जहां वो तैयार न हो। वहां प्रकट हो जाओ जहां तुम्हारी कोई अपेक्षा न करे। ये युद्ध की चालें जो विजय दिलाती हैं, उन्हें पहले से उजागर नहीं करना चाहिए। जो सेनापति युद्ध से पहले अपने मंदिर में बहुत सारी गणनाएं करता है वो जीतता है। जो कम योजना बनाता है वो हारता है, और जो बिल्कुल भी योजना नहीं बनाता वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए जीत उन्हीं को मिलती है जो गहराई से सोचते हैं, और हार उन्हीं को जो बिना योजना के मैदान में उतरते हैं। चैप्टर 2 युद्ध संचालन। युद्ध संचालन में यदि सेना में 1000 तेज रथ हों, उतने ही भारी रथ हों और 1 लाख सैनिक हों जो कवच पहने हों, और उनके पास 1000 ली तक का भोजन हो, तो घर और मोर्चे पर खर्च, मेहमानों की मेजबानी, गोंद और रंग जैसे छोटे छोटे खर्च, रथों और हथियारों पर धन, इन सब का कुल खर्च रोजाना 1000 औंस चांदी तक पहुंच जाता है। यही है 1 लाख सैनिकों की सेना उठाने की कीमत। अगर जीत में देर हो तो सैनिकों के हथियार कुंद हो जाते हैं और उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। अगर आप किसी शहर की घेराबंदी करते हैं तो आपकी ताकत चुकने लगती है। यदि युद्ध लंबा चलता है तो राज्य के संसाधन उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। जब हथियार पुराने हो जाएं, जोश कम हो जाए,
ताकत समाप्त हो जाए और खजाना खाली हो जाए तो दूसरे राजा आपके संकट का फायदा उठाएंगे। तब चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उस तबाही को नहीं रोक सकता। हमने कभी युद्ध में मूर्खता की जल्दबाजी देखी है, लेकिन बुद्धिमानी कभी भी लंबे युद्ध से नहीं जुड़ी रही। लंबा युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए लाभकारी नहीं होता। सिर्फ वही व्यक्ति जो युद्ध की बुराइयों को अच्छी तरह समझता है, युद्ध को सही दिशा में चला सकता है। कुशल सेनापति न तो दूसरी बार सेना बुलाता है, नहीं ही उसकी आपूर्ति गाड़ियां बार बार भरी जाती हैं। युद्ध सामग्री अपने देश से लाओ, लेकिन भोजन शत्रु के इलाके से, तभी सेना के पास पर्याप्त आपूर्ति होगी। जब राज्य का खजाना खाली हो जाता है तो सेना को दूर से पोषण देना पड़ता है, इससे जनता गरीब हो जाती है। और जब सेना पास होती है तो महंगाई बढ़ती है और लोगों के संसाधन सूख जाते हैं। जब लोगों की संपत्ति खत्म होती है तो किसानों पर भारी कर पड़ता है। इन नुकसानों और थकावटों के चलते घरों में गरीबी फैलती है और आय का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। सरकार को टूटी गाड़ियां, थके घोड़ों, कवच, हथियारों, बैलगाड़ियों आदि पर भारी खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए चतुर सेनापति दुश्मन से भोजन छीनने को प्राथमिकता देता है। दुश्मन का एक गाड़ी भोजन हमारी 20 गाड़ियों के बराबर है। दुश्मन को हराने के लिए सैनिकों में क्रोध जगाना होगा और उन्हें जीत से इनाम मिलने चाहिए। रथों की लड़ाई में जब 10 या उससे ज्यादा रथ कब्जे में आ जाएं, तो जिन्होंने पहला रथ लिया उन्हें इनाम दो। दुश्मन के झंडों को अपने झंडों से बदल दो और उनके रथों को अपनी सेना में मिला लो। जो सैनिक बंदी बनाए जाएं, उन्हें दया से रखो। इसे कहते हैं जीत के बाद दुश्मन की शक्ति को अपनी ताकत में बदलना। युद्ध में असली लक्ष्य जीत होना चाहिए, न कि लंबा अभियान। इसीलिए सेनाओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही पूरे राष्ट्र की किस्मत का निर्णायक होता है। उसी पर निर्भर करता है कि देश शांति में रहेगा या संकट में। चैप्टर 3, रणनीति से विजय, अटैक बाय स्ट्रैटेजिम। सू जू ने कहा, युद्ध की व्यावहारिक कला में सबसे श्रेष्ठ ये है कि दुश्मन के राज्य को पूर्ण रूप से और बिना नष्ट किए जीत लिया जाए। उसे नष्ट करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसी तरह सेना को पूरी पकड़ लेना बेहतर है, बजाय उसे खत्म कर देने के। एक रेजिमेंट, टुकड़ी या कंपनी को पूरी पकड़ लेना उन्हें मिटा देने से बेहतर है। हर युद्ध जीत लेना ही सर्वोच्च कौशल नहीं है। सर्वोच्चता तो इसमें है कि दुश्मन के प्रतिरोध को बिना लड़े तोड़ दिया जाए। इसी तरह श्रेष्ठतम नेतृत्व वह है जो दुश्मन की योजना को विफल करे। उसके बाद अच्छा है दुश्मन की सेनाओं के मिलने को रोकना, फिर खुले मैदान में दुश्मन की सेना पर हमला करना, और सबसे खराब नीति किलेबंद नगरों की घेराबंदी करना। नियम है, अगर संभव हो तो किलेबंदी से बचो। ढालों, चलती छावनियों और युद्ध उपकरणों की तैयारी में 3 महीने लगते हैं और दीवारों के विरुद्ध मिट्टी के टीले बनाने में 3 और महीने लगते हैं। अगर सेनापति अपने क्रोध पर काबू नहीं रखता और सैनिकों को चींटियों की तरह हमले पर भेज देता है तो परिणाम होता है 1/3 सैनिक मारे जाते हैं और नगर फिर भी नहीं जीत पाते। ये है घेराबंदी की विनाशकारी कीमत। इसलिए कुशल नेता दुश्मन की सेना को बिना लड़े ही जीत लेता है, नगरों को बिना घेरे ही अपने अधिकार में लेता है, राज्यों को बिना लंबा अभियान चलाए जीतता है। अपनी सेना को सुरक्षित रखते हुए वो पूरे साम्राज्य के लिए संघर्ष करता है और बिना किसी जान का नुकसान किए पूरी विजय प्राप्त करता है। इसी को रणनीति से हमला करना कहते हैं। युद्ध में ये नियम है, अगर हमारी सेना दुश्मन से 10 गुना अधिक हो तो उसे घेर लो, अगर 5 गुना हो तो हमला करो, अगर 2 गुनी हो तो सेना को 2 भागों में बांटो, अगर दोनों बराबर हों तो मुकाबला संभव है, अगर हम थोड़े कमजोर हों तो टकराव से बचो, अगर हम पूरी तरह कमजोर हों तो पीछे हटो। छोटी सेना लड़ाई में जिद दिखा सकती है, लेकिन अंत में बड़ी सेना ही उसे हराएगी। सेनापति राज्य की सुरक्षा का आधार होता है। अगर वह हर दिशा में मजबूत है तो राज्य मजबूत रहेगा, अगर वह कमजोर है तो राज्य भी डगमगाएगा। एक शासक 3 तरीकों से अपनी सेना को संकट में डाल सकता है। नंबर 1, सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने का आदेश देना बिना ये जाने कि सेना उस आदेश का पालन कर सकती है या नहीं। इसे कहते हैं सेना को बाधित करना। नंबर 2, सेना का संचालन उसी तरह करना जैसे वह राज्य चलाता है,
बिना ये समझे कि सेना के नियम अलग होते हैं। इससे सैनिकों के मन में अस्थिरता आती है। नंबर 3, बिना परिस्थितियों को समझे अधिकारियों की नियुक्ति करना। इससे सैनिकों का भरोसा हिल जाता है। जब सेना में अस्थिरता और अविश्वास फैलता है, तब अन्य बाहरी शासकों से भी संकट उत्पन्न होता है। ये सेना में अराजकता लाना है और विजय को खो देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि विजय के लिए 5 जरूरी बातें हैं। नंबर 1, वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। नंबर 2, वह जीतेगा जो बड़ी और छोटी दोनों सेनाओं को संभालना जानता है। नंबर 3, वह जीतेगा जिसकी सेना एक समान भावना से प्रेरित हो। नंबर 4, वह जीतेगा जो स्वयं तैयार हो और दुश्मन को उसकी तैयारी से पहले घेर ले। नंबर 5, वह जीतेगा जिसके पास युद्ध कौशल है और जिसे शासक द्वारा बाधित न किया जाए। विजय इन्हीं 5 बातों को जानने में है। इसलिए कहा गया है, अगर तुम अपने दुश्मन को और स्वयं को जानते हो तो 100 लड़ाइयों का भी परिणाम डरावना नहीं है। अगर तुम स्वयं को जानते हो लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ एक हार भी होगी। अगर तुम न दुश्मन को जानते हो न स्वयं को, तो हर लड़ाई में हार निश्चित है। चैप्टर 5, ऊर्जा, एनर्जी। सू जू ने कहा, एक बड़ी सेना को नियंत्रित करने का सिद्धांत वही है जो कुछ लोगों को नियंत्रित करने का, बस संख्या बांटने का प्रश्न है। बड़ी सेना से युद्ध करना छोटी सेना से युद्ध करने से भिन्न नहीं, बस संकेत और इशारों की व्यवस्था करनी होती है। पूरी सेना को दुश्मन के हमले के सामने अडिग रखना, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध चालों से संभव होता है। तुम्हारी सेना की टक्कर ऐसी होनी चाहिए जैसे चक्की का पत्थर अंडे से टकराए। यह आता है कमजोर और मजबूत बिंदुओं की कला से। हर युद्ध में सीधे हमले से टकराव संभव है, पर विजय के लिए अप्रत्यक्ष चालें जरूरी हैं। अप्रत्यक्ष रणनीतियां आकाश और पृथ्वी जितनी असीम होती हैं, नदियों की तरह निरंतर बहती हैं, सूरज चांद की तरह लौटती हैं और ऋतुओं की तरह चक्र में चलती हैं। संगीत में सिर्फ 5 सुर होते हैं, लेकिन उनसे अनगिनत राग निकलते हैं। रंग 5 होते हैं, नीला, पीला, लाल, सफेद, काला, लेकिन उनके मिश्रण से अनगिनत रंग बनते हैं। स्वाद भी 5 हैं, खट्टा, तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा, लेकिन इनके मेल से अनगिनत स्वाद बनते हैं। युद्ध में 2 ही तरीके हैं, सीधा और अप्रत्यक्ष, पर इनसे मिलकर अनगिनत युद्ध चालें बनती हैं। सीधा और अप्रत्यक्ष एक दूसरे में बदलते रहते हैं। यह एक वृत्त की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। सैनिकों की टक्कर वैसी होनी चाहिए जैसे तेज बहाव वाला पानी पत्थरों को भी बहा ले जाए। निर्णय की गुणवत्ता वैसी होनी चाहिए जैसे बाज का सटीक झपट्टा जो शिकार को खत्म कर दे। इसलिए कुशल योद्धा का हमला भयावह होता है और उसका निर्णय तात्कालिक। ऊर्जा वैसी है जैसे तीर कमान की खिंचाई, निर्णय ट्रिगर छोड़ने जैसा। युद्ध के कोलाहल में दिखने वाला अव्यवस्था असल में परिपूर्ण अनुशासन होता है। दिखावटी भय साहस, दिखावटी कमजोरी शक्ति, दिखावटी अव्यवस्था सुव्यवस्था। दुश्मन को भ्रम में रखना यही चाल है। उसे किसी चीज का लालच दो, फिर चुनिंदा सैनिकों से घात लगाओ। कुशल योद्धा व्यक्तिगत नहीं सामूहिक ऊर्जा पर ध्यान देता है, उसी से सही लोगों का चयन कर पाता है। जब संयुक्त ऊर्जा का प्रयोग होता है, सैनिक बन जाते हैं लुढ़कते पत्थर जैसे। समतल जमीन पर पत्थर रुकते हैं, ढलान पर वे खुद ब खुद दौड़ते हैं। गोल पत्थर तेज, चौकोर पत्थर धीमे। उसी तरह संगठित सैनिकों की ऊर्जा पहाड़ से गिरती चट्टान जैसी होती है। यही है ऊर्जा की शक्ति। चैप्टर 6, कमजोरियां और ताकत, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। सू जू ने कहा, जो पहले मैदान में पहुंचता है और दुश्मन की प्रतीक्षा करता है, वह युद्ध के लिए तरोताजा रहता है। जो बाद में पहुंचता है और हड़बड़ी में आता है, वह थका हुआ पहुंचता है। इसलिए चतुर योद्धा दुश्मन पर अपनी मर्जी थोपता है और खुद पर दुश्मन की मर्जी नहीं थोपने देता। अगर हम उसे लाभ का लालच दिखाएं तो वह खुद पास आ जाएगा। अगर हम उसे क्षति पहुंचाएं तो वह पास आने की स्थिति में नहीं रहेगा। अगर दुश्मन आराम कर रहा हो तो उसे परेशान करो,
अगर वह भोजन से भरपूर है तो उसे भूखा रखो। अगर वह शांति से डेरा डाले है तो उसे स्थान बदलने पर मजबूर करो। ऐसे स्थान पर पहुंचो जहां उसे जरूर बचाव करना पड़े। ऐसे मार्गों से चलो जहां तुम्हारी उम्मीद ना हो। अगर सेना ऐसे क्षेत्रों से गुजरे जहां दुश्मन ना हो तो वह लंबी दूरी तय कर सकती है बिना थके। तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी अगर तुम केवल ऐसे स्थानों पर हमला करो जो असुरक्षित हैं, और रक्षा भी तभी सुरक्षित होगी जब तुम केवल ऐसे स्थानों को पकड़ो जिन्हें हमला नहीं किया जा सकता। वह सेनापति आक्रामकता में निपुण है जिसका दुश्मन नहीं जानता कि क्या बचाना है, और वह रक्षात्मक युद्ध में माहिर है जिसका दुश्मन नहीं जानता कि कहाँ हमला करना है। हे सूक्ष्मता और गोपनीयता की दिव्य कला, तुम्ही से हम अदृश्य बनना सीखते हैं। तुम्ही से हम अज्ञात रहते हैं और दुश्मन का भाग्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम दुश्मन की कमजोरियों पर वार करें तो हम अविरुद्ध बढ़ सकते हैं। अगर हमारी गति उससे अधिक हो तो हम पीछे हटकर भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम लड़ना चाहते हैं तो दुश्मन को लड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, भले ही वह ऊंची दीवारों और गहरी खाई के पीछे छिपा हो। हमें बस किसी और स्थान पर हमला करना है जिसे वह बचाने को विवश हो। अगर हम नहीं लड़ना चाहते तो दुश्मन को टाल सकते हैं, चाहे हमारे शिविर की रेखा केवल जमीन पर खींची हो। हमें बस कोई अजीब असामान्य चीज उसके सामने रखनी है। अगर हम दुश्मन की स्थिति जान लें और खुद अदृश्य रहें तो हम अपनी सेना को एकजुट रख सकते हैं, जबकि दुश्मन की सेना बंट जाएगी। हम एकजुट रहेंगे, दुश्मन खंडों में टूटेगा। इस प्रकार हमारी पूरी शक्ति उसके भागों से भिड़ेगी, यानी हम अधिक होंगे, वह कम। अगर हम बड़ी शक्ति से छोटी शक्ति पर हमला करें तो दुश्मन गंभीर संकट में आ जाएगा। जहां हम युद्ध करना चाहते हैं उस स्थान को गुप्त रखो ताकि दुश्मन कई जगह पर बचाव की तैयारी करे और हर जगह वह थोड़ा थोड़ा ही मजबूत हो। अगर वो सामने को मजबूत करता है तो पीछे कमजोर होता है। अगर वो पीछे मजबूत करता है तो अगला भाग कमजोर हो जाता है। अगर वो दाईं ओर मजबूती बढ़ाता है तो बाईं ओर कमजोरी आती है, और अगर वो हर दिशा में बल भेजता है तो हर दिशा में कमजोर हो जाएगा। संख्या में कमजोरी तब आती है जब कई संभावित हमलों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। संख्या में ताकत तब आती है जब हम दुश्मन को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हमें युद्ध का समय और स्थान पता है तो हम दूर दूर से अपनी सेनाएं केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर न समय पता हो न स्थान तो दायां हिस्सा बाएं की मदद नहीं कर पाएगा, आगे पीछे की और पीछे आगे की नहीं। अगर सेना के सबसे दूर हिस्से 100 ली दूर हों और निकटतम भी कई ली अलग हों तो समन्वय असंभव है। भले ही यूए की सेना हमारी से संख्या में अधिक हो, पर वो जीत में कोई लाभ नहीं पाएगी। मैं कहता हूं, हम फिर भी विजयी हो सकते हैं। दुश्मन संख्या में भले ही ताकतवर हो, हम उसे लड़ने से रोक सकते हैं। उसकी योजनाओं को जानने के लिए योजना बनाओ, उसे उकसाओ ताकि उसकी गतिविधियों का सिद्धांत जान सको। उसे मजबूर करो ताकि वो खुद को प्रकट करे, ताकि उसकी कमजोरियां दिखें। अपनी सेना और दुश्मन की सेना का गहराई से तुलना करो ताकि जान सको कहां शक्ति प्रचुर है और कहां अभाव है। रणनीति की चरम सीमा है उसे पूरी तरह छिपा लेना। अगर रणनीति छिपी रहे तो सबसे चालाक जासूस भी उसे नहीं जान पाएंगे। कैसे दुश्मन की अपनी रणनीति से ही उसे हराया जाए, ये सामान्य लोग नहीं समझते। हर कोई देख सकता है कि मैं कैसे युद्ध जीतता हूं, पर कोई नहीं देख सकता कि यह जीत किस सोच से उत्पन्न हुई। जिस रणनीति से एक बार जीत मिली उसे बार बार मत दोहराओ। अपनी रणनीति को परिस्थिति के अनुसार ढालो। सैन्य रणनीति जल जैसी होती है जो ऊंचाई से बहकर नीचे आता है। युद्ध में भी यही है। मजबूत से बचो, कमजोर पर प्रहार करो। पानी अपने रास्ते का रूप भूमि के अनुसार बदलता है। सैनिक भी अपनी जीत दुश्मन के अनुसार तय करता है। जिस तरह पानी का कोई स्थायी रूप नहीं होता, उसी तरह युद्ध की स्थितियां भी स्थायी नहीं होती। जो सेनापति परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलकर जीतता है वो स्वर्ग प्रदत्त योद्धा कहलाता है। 5 तत्व जल, अग्नि, लकड़ी, धातु, पृथ्वी हमेशा एक जैसे प्रभावशाली नहीं होते। ऋतुएं एक दूसरे को स्थान देती हैं। दिन छोटे बड़े होते हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता है। युद्ध भी परिवर्तन और संतुलन की यह शाश्वत कला है।
चैप्टर 7 संचालन की कला मनोवरिंग। सू जू ने कहा, युद्ध में सेनापति को आदेश राजा से प्राप्त होते हैं। सेना को इकट्ठा करके बल को एकत्र करने के बाद उसे विभिन्न घटकों को आपस में मिलाकर सामंजस्य स्थापित करना होता है, तभी वह शिविर लगा सकता है। इसके बाद आता है रणनीतिक संचालन, जिससे कठिन कुछ नहीं। रणनीतिक संचालन की कठिनाई है कठिन रास्ते को सरल बनाना और संकट को लाभ में बदलना। अगर तुम लंबा और घुमावदार मार्ग अपनाते हो और दुश्मन को मार्ग से हटाकर देर से चलकर भी उससे पहले लक्ष्य पर पहुंचते हो, तो यह संचालन की चालाकी है। सेना के साथ संचालन लाभकारी है, लेकिन अनुशासनहीन भीड़ के साथ अत्यंत खतरनाक। अगर पूरी तरह सुसज्जित सेना को तुरंत लाभ पाने के लिए भेजा जाए तो संभव है कि वह देर से पहुंचे, और अगर एक हल्की टुकड़ी भेजो तो उसे अपना सामान छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम अपने सैनिकों को उनके कवच समेटने को कहो और बिना रुके दिन रात यात्रा कराओ, 2 गुनी दूरी तय कराओ, तो तुम्हारी तीनों टुकड़ियों के नेता दुश्मन के हाथ लगेंगे। मजबूत सैनिक आगे होंगे, थके हुए पीछे रह जाएंगे, और इस रणनीति में तुम्हारी केवल 1/10वीं सेना ही गंतव्य तक पहुंचेगी। अगर तुम 50 ली चलकर दुश्मन को चकमा देना चाहो तो पहली टुकड़ी का नेता खो दोगे और आधी सेना ही पहुंचेगी। 30 ली चलने पर 2/3 सेना लक्ष्य तक पहुंचेगी। एक सेना अगर बिना रसद, भोजन या आपूर्ति के बेस के हो तो वह हार चुकी होती है। हम तब तक संधियां नहीं कर सकते जब तक पड़ोसियों की मंशा का ज्ञान न हो। हम किसी सेना को तब तक नेतृत्व नहीं दे सकते जब तक उस क्षेत्र के भूगोल, पहाड़, जंगल, खाई, दलदल को न जानते हों। प्राकृतिक लाभों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब स्थानीय मार्गदर्शक हों। युद्ध में छल का अभ्यास करो, सफलता मिलेगी। सिर्फ वहीं आगे बढ़ो जहां वास्तविक लाभ हो। सैनिकों को केंद्रित रखना है या बांटना, ये परिस्थिति तय करेगी। तुम्हारी गति हवा जैसी होनी चाहिए और घनत्व जंगल जैसा। लूटपाट में आग जैसा बनो और स्थिरता में पहाड़ जैसा। तुम्हारी योजना अंधकारमयी और रहस्यमयी हो, और जब आगे बढ़ो तो बिजली की तरह टूट पड़ो। जब कोई क्षेत्र लूटो तो उसका हिस्सा सैनिकों को दो। जब कोई क्षेत्र जीतो तो उसे बांट दो ताकि सैनिकों को लाभ मिले। हर कदम से पहले सोचो, विचार करो। वह जीतेगा जिसने संचालन की चालाकी सीखी हो। यही है संचालन की कला। सेना प्रबंधन का ग्रंथ कहता है, युद्ध भूमि में आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, इसलिए नगाड़ों और ड्रमों का प्रावधान हुआ, और साधारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, इसलिए ध्वजों और झंडों का प्रयोग किया जाता है। नगाड़े, झंडे और ध्वज सेना की आंखें और कान होते हैं जो एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। ऐसे में सेना एकजुट होती है। बहादुर अकेले आगे नहीं बढ़ते, कायर अकेले पीछे नहीं हटते। यही है बड़ी सेना को नियंत्रित करने की कला। रात के युद्ध में संकेत की आग और ड्रम का प्रयोग करो, दिन में ध्वज और बैनर का। पूरी सेना का उत्साह छीना जा सकता है, एक सेनापति की बुद्धि भी। सैनिकों की भावना सुबह सबसे तेज होती है, दोपहर तक वो ढलने लगती है और शाम तक वो शिविर लौटना चाहता है। इसलिए चतुर सेनापति तब हमला करता है जब सैनिक थके होते हैं, ना कि जब वे जोश में हों। यही है मनोदशा को पढ़ने की कला। स्वयं अनुशासित और शांत रहो जब तक दुश्मन में अफरा तफरी ना हो। यही है आत्मनियंत्रण की कला। जब दुश्मन दूर हो तुम लक्ष्य के पास हो। जब दुश्मन थका हो तुम विश्राम में हो। जब दुश्मन भूखा हो तुम तृप्त हो। यही है शक्ति को बचाने की कला। अगर दुश्मन की सेना व्यवस्थित और आत्मविश्वासी है तो उस पर हमला मत करो। यही है परिस्थिति को पहचानना। सैन्य सिद्धांत है, ऊंचाई की ओर चढ़ते हुए दुश्मन पर हमला मत करो। जब वो नीचे से आ रहा हो तभी टकराओ। जो दुश्मन जानबूझकर भागने का नाटक करे उसका पीछा मत करो। जो सेना उग्र हो उस पर हमला मत करो। दुश्मन का लालच मत निगलो। जो सेना घर लौट रही हो उसे परेशान मत करो। जब किसी दुश्मन सेना को घेरो तो निकलने का रास्ता छोड़ दो। किसी निराश शत्रु को बहुत ना दबाओ। यही है युद्ध की संचालन कला। चैप्टर 8 रणनीति में विविधता, वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। सू जू ने कहा, युद्ध में सेनापति को राजा से आदेश मिलते हैं।
वह सेना को इकट्ठा करता है और अपनी शक्ति को एकत्र करता है। जब तुम कठिन भूभाग में हो, वहां शिविर मत लगाओ। जहां कई रास्ते मिलते हों, वहां अपने साथियों से हाथ मिलाओ। जो स्थान एकाकी और असुरक्षित हों, वहां मत रुको। जहां चारों ओर से घिर गए हो, वहां चालाकी अपनाओ। और अगर परिस्थिति अत्यंत विकट हो तो लड़ो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं अपनाना चाहिए। कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमला नहीं करना चाहिए। कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनकी घेराबंदी नहीं करनी चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। और कुछ राजाज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पालन नहीं करना चाहिए। वह सेनापति जो रणनीति की विविधता से मिलने वाले लाभों को भली भांति समझता है, वह अपनी सेना को कुशलता से संभाल सकता है। और जो सेनापति इसे नहीं समझता, भले ही उसे भूगोल की पूरी जानकारी हो, वह अपने ज्ञान को व्यावहारिक लाभ में नहीं बदल पाएगा। इसलिए जो युद्ध की विविध योजनाओं में निपुण नहीं है, वह चाहे 5 लाभ भी जानता हो, तब भी वह अपने सैनिकों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए एक बुद्धिमान सेनापति की योजनाओं में लाभ और हानि दोनों का संतुलित विचार होता है। अगर हमारी अपेक्षित सफलता में यह संतुलन हो, तो हम अपनी योजना का मूल उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर कठिनाई में भी हम हर लाभ को पकड़ने के लिए तैयार रहें, तो हम खुद को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दुश्मन के नेताओं को चोट पहुंचाओ, उन्हें परेशानी में डालो, उन्हें व्यस्त रखो और हर समय भ्रम में डालो। झूठे प्रलोभन दिखाकर उन्हें अपनी इच्छानुसार स्थान की ओर खींचो। युद्ध की कला हमें सिखाती है कि हम इस उम्मीद पर निर्भर न रहें कि दुश्मन नहीं आएगा, बल्कि इस पर भरोसा रखें कि हम पूरी तैयारी में हैं। यह मानकर ना चलो कि वह हमला नहीं करेगा, बल्कि यह निश्चित करो कि हमारी स्थिति अजेय है। एक सेनापति में 5 खतरनाक कमजोरियां हो सकती हैं। लिस्टिंग: 1. उतावलापन जो विनाश की ओर ले जाता है। 2. डरपोक स्वभाव जिससे उसे पकड़ा जा सकता है। 3. क्रोधी स्वभाव जिसे अपमान से भड़काया जा सकता है। 4. सम्मान को लेकर अत्यधिक संवेदनशीलता जिससे शर्म के कारण निर्णय बिगड़ते हैं। 5. अपने सैनिकों के प्रति अति चिंता जिससे वह चिंता और अस्थिरता में फंस सकता है। ये 5 दोष सेनापति के पतन और युद्ध की विफलता के प्रमुख कारण होते हैं। जब भी कोई सेना हार जाती है और उसका सेनापति मारा जाता है, तो कारण इन्हीं 5 में से किसी एक में पाया जाएगा। इन्हें ध्यान से सोचने और आत्ममंथन का विषय बनाओ। चैप्टर 9: युद्ध में सेना की गति और स्थिति। द आर्मी ऑन द मार्च। सु जू ने कहा, अब हम सेना की गति, उसका शिविर लगाना और दुश्मन के संकेत पहचानने की बात करते हैं। पहाड़ों को तेजी से पार करो और घाटियों के पास बने रहो। शिविर ऊंचाई पर लगाओ, सूर्य की दिशा में। युद्ध के लिए पहाड़ी चढ़ाई न करो। यह हुआ पहाड़ी युद्ध का सिद्धांत। नदी पार करने के बाद जल्दी से उससे दूर निकल जाओ। जब कोई आक्रमणकारी सेना नदी पार कर रही हो, तो उसके बीच में जाकर मत लड़ो। अच्छा होगा कि उसकी आधी सेना पार हो जाए, फिर हमला करो। अगर तुम्हें युद्ध करना ही है, तो नदी के पास जाकर दुश्मन से मत भिड़ो, जहां उसे अभी नदी पार करनी है। अपनी नावें दुश्मन से ऊपर और सूर्य की ओर लगाओ। धारा के विपरीत बढ़कर युद्ध मत छेड़ो। यह हुआ नदी के युद्ध का सिद्धांत। खारे दलदलों को पार करते समय सिर्फ एक बात ध्यान में होनी चाहिए, जल्द से जल्द निकल जाना। अगर दलदल में युद्ध करना पड़े, तो पास में जल और चारा होना चाहिए और पीठ किसी पेड़ों के समूह की ओर रखनी चाहिए। समतल और सूखी भूमि में ऐसी जगह रुकें जो आसानी से पहुंची जा सके, जहां ऊंचाई दाहिनी ओर और पीछे हो, ताकि सामने खतरा हो और पीछे सुरक्षा। इन 4 युद्ध सिद्धांतों से पीले सम्राट ने 4 राजाओं को हराया था। हर सेना ऊंचाई को पसंद करती है, नीचता को नहीं, और धूप वाले स्थानों को अंधेरे से बेहतर मानती है। अपने सैनिकों का ध्यान रखो और उन्हें कठोर जमीन पर रोकाओ, तो बीमारी से बचाव होगा और यही विजय लाएगा। अगर कोई पहाड़ी या ढलान दिखे, तो उसकी धूप वाली दिशा में कब्जा करो। पीठ की ओर ढलान रहे, इससे सैनिकों को लाभ और जमीन का उपयोग दोनों होता है।
अगर ऊपर की ओर तेज बारिश के कारण नदी फूली हो और उसमें झाग हो तो प्रतीक्षा करो जब तक पानी शांत न हो जाए। अगर ऐसी जगह जहां खड़ी चट्टानें, बीच में बहाव, गहरी घाटियां, जंगली झाड़ियां, कीचड़ और दरारें हों, उन्हें तुरंत छोड़ दो, उनके पास भी मत जाना। जहां हम दूर रहें वहां दुश्मन को खींचो, जहां हम सामने हों दुश्मन को उस इलाके को पीठ पीछे लेने दो। अगर शिविर के पास पहाड़ियां, घास वाले तालाब, झाड़ियों वाले जंगल या जल कुंड हों तो उन्हें पूरी तरह तलाशो। यहीं पर गुप्त हमलावर या जासूस छिप सकते हैं। अगर दुश्मन पास है और शांत है तो वह अपने क्षेत्र की प्राकृतिक रक्षा पर निर्भर कर रहा है। अगर वह दूरी बना रहा है और उकसाता है तो वह चाहता है कि हम आगे बढ़ें। अगर उसका शिविर पहुंचना आसान हो तो वो जाल बिछा रहा है। ट्रैकिंग। अगर जंगल में पेड़ों के बीच हलचल हो तो दुश्मन आगे बढ़ रहा है। अगर घास में पर्दे दिखें तो वो हमें भ्रमित करना चाहता है। इंस्टिंक्टिव। अगर पक्षी अचानक उड़ें तो कहीं घात लगाई गई है। अगर जानवर चौंक जाएं तो हमला आने वाला है। विजुअल क्यूज। अगर धूल ऊंचाई में सीधी उठे तो रथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर धूल नीचे और फैलकर उठ रही हो तो पैदल सेना आ रही है। अगर धूल अलग अलग दिशाओं में फैल रही हो तो लकड़ी इकट्ठा करने वाले दल निकले हैं। अगर धूल कुछ जगहों पर घूम रही हो तो सेना शिविर लगा रही है। इंटरप्रेटिंग स्पीच। नम्र शब्दों के साथ युद्ध की तैयारी दर्शाता है कि हमला होने वाला है। अगर शत्रु उग्र बातें करता है तो वो पीछे हटेगा। बैटल रेडी। अगर हल्के रथ सबसे पहले बाहर निकलें और पंखों में लगें तो युद्ध की तैयारी हो रही है। वार्निंग। अगर बिना शपथ के शांति की बात की जाए तो वो छल है। टेंस। अगर सेना भाग दौड़ करे और पंक्ति में लगे तो निर्णायक क्षण आ गया है। डिसेप्टिव। अगर कुछ सैनिक आगे बढ़ें और कुछ पीछे हटें तो ये फंसाने की चाल है। वीक। अगर सैनिक अपने भाले पर झुके दिखें तो वे भूख से थके हुए हैं। क्रिटिकल। अगर पानी लाने वाले पहले खुद पीते हैं तो सेना प्यास से जूझ रही है। टायर्ड। अगर दुश्मन अवसर देखकर भी आगे न बढ़े तो उनकी सेना थकी हुई है। सिग्नल्स। अगर किसी स्थान पर पक्षी इकट्ठा हों तो वो खाली है। रात में शोर डर का संकेत है। इंटरनल डीके। अगर शिविर में हलचल हो तो सेनापति की शक्ति कमजोर है। अगर ध्वज बेमतलब इधर उधर हों तो विद्रोह पनप रहा है। अगर अधिकारी क्रोधित हों तो सैनिक थके हुए हैं। ऑल इन। अगर सेना घोड़ों को अनाज खिलाए और मवेशियों को काटे और खाना पकाने के बर्तन आग पर न चढ़ाए तो वे मौत तक लड़ने को तैयार हैं। डिस्कंटेंट। अगर सैनिक फुसफुसाते और छोटे समूहों में बातें करें तो उनमें असंतोष है। डेस्परेट। अधिक इनाम मिलना दुश्मन की सीमित शक्ति का संकेत है। अत्यधिक दंड गंभीर संकट का लक्षण है। मॉकिंग। शुरुआत में शोर मचाना और फिर दुश्मन की संख्या से डर जाना घोर मूर्खता है। डिप्लोमैटिक। अगर दूत मीठी बातें लेकर आएं तो दुश्मन युद्ध विराम चाहता है। अलर्ट। अगर दुश्मन की सेना गुस्से में आगे आए और देर तक रुकी रहे, न युद्ध करे न हटे, तो विशेष सतर्कता और सूझबूझ की जरूरत है। कॉन्फिडेंट। अगर हमारी संख्या दुश्मन के बराबर है तो भी यह पर्याप्त है। सीधा हमला न सही, बल एकत्र करो, नजर बनाए रखो और मदद बुलाओ। वार्निंग। जो सोच समझ के बिना अपने शत्रु को हल्का समझता है वह जरूर पकड़ा जाएगा। डिसिप्लिन। अगर सैनिकों को पहले प्यार नहीं मिला और दंड दिया गया तो वे आज्ञाकारी नहीं होंगे। अगर प्यार मिला लेकिन अनुशासन न रहा तब भी वे अनुपयोगी रहेंगे। बैलेंस्ड। इसलिए पहले सैनिकों को मानवता से संभालो, फिर लोहे जैसे अनुशासन से नियंत्रित करो। यही है विजय का सुनिश्चित मार्ग। कंक्लूजन। अगर सैनिकों को प्रशिक्षण के दौरान आज्ञाएं सिखाई जाती हैं तो सेना अनुशासित होगी, नहीं तो अनुशासन बिगड़ेगा। फर्म। अगर सेनापति अपने सैनिकों पर विश्वास दिखाए और फिर भी आदेशों का पालन करवाए तो लाभ दोनों का होगा। चैप्टर 10 9 युद्ध परिस्थितियां द 9 सिचुएशंस। सू जू ने कहा, युद्ध की कला 9 प्रकार की भूमि को पहचानती है। 1 बिखरी भूमि, 2 आसान भूमि, 3 विवादित भूमि, 4 खुली भूमि, 5 चौराहे वाली भूमि, 6 गंभीर भूमि, 7
कठिन भूमि, 8 घिरी हुई भूमि, 9 निराशाजनक भूमि। जब सेनापति अपने ही देश में लड़ता है वह बिखरी भूमि है। जब वह शत्रु की भूमि में प्रवेश करता है लेकिन ज्यादा अंदर नहीं गया, वह आसान भूमि है। जब वह शत्रु की भूमि में प्रवेश करता है लेकिन ज्यादा अंदर नहीं गया, वह आसान भूमि है। ऐसी भूमि जिसका नियंत्रण दोनों पक्षों के लिए अत्यंत लाभकारी हो, वह विवादित भूमि है। जहां दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से आने जाने की सुविधा हो, वह खुली भूमि है। जो स्थान 3 राज्यों को जोड़ता हो और जिसे पहले प्राप्त करने वाला साम्राज्य के अधिकांश भाग पर नियंत्रण पा सकता हो, वह चौराहे की भूमि है। जब सेना दुश्मन की गहराई में प्रवेश कर चुकी हो और पीछे कई किले हों, वह गंभीर भूमि है। पहाड़ी जंगल, पथरीले ढलान, दलदल, जहां चलना कठिन हो, ये कठिन भूमि है। ऐसी भूमि जो संकरी घाटियों से जाती हो, जहां से वापस लौटना भी मुश्किल हो, वह घिरी हुई भूमि है। जहां केवल युद्ध ही जीवन की आशा है, वह निराशाजनक भूमि है। पूर्वजों के कुशल सेनापति जानते थे दुश्मन की अगली और पिछली सेना को कैसे अलग करना है, उसके अच्छे और बुरे सैनिकों के बीच सहायता को कैसे रोका जाए और आदेश श्रृंखला को बाधित किया जाए। जब दुश्मन बिखरा हो तो उसे एकत्र नहीं होने देना चाहिए। अगर वो संगठित भी हो तब भी उसे भ्रमित रखो। जहां लाभ दिखे वहां बढ़ो, जहां न दिखे वहां रुको। अगर पूछा जाए कि एक बड़ी संगठित सेना से कैसे निपटें, तो उत्तर है कुछ ऐसा पकड़ो जो दुश्मन के लिए मूल्यवान हो, तब वह तुम्हारी बात मानेगा। गति ही युद्ध का सार है। दुश्मन की असावधानी का लाभ उठाओ, अप्रत्याशित मार्गों से बढ़ो और कमजोर स्थानों पर हमला करो। जब तुम दुश्मन की भूमि में गहराई तक प्रवेश करते हो तो सैनिकों में एकता बढ़ती है। तब रक्षक सेना तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। उपजाऊ भूमि में छापेमारी करो ताकि सेना के लिए भोजन सुनिश्चित हो। अपने सैनिकों की स्थिति का सावधानी से अध्ययन करो, उन्हें थकाओ मत। शक्ति को समेटो, योजनाएं रहस्यमयी रखो। अपने सैनिकों को ऐसी जगह ले जाओ जहां वापसी का कोई मार्ग न हो, तो वे भागने की बजाय मरने को तैयार होंगे। और जब वे मृत्यु का सामना करेंगे तो असंभव को भी संभव कर देंगे। जब कोई आश्रय नहीं होता तो वे डटे रहते हैं। जब दुश्मन के बीच होते हैं तो जिद्दी रुख दिखाते हैं। जब कोई विकल्प नहीं होता तो वे प्राणपण से लड़ते हैं। बिना आदेश के सैनिक सतर्क रहेंगे। बिना पूछे वे तुम्हारी मर्जी पूरी करेंगे। बिना बंधनों के वे वफादार रहेंगे। भविष्यवाणियों और अंधविश्वासों को रोको। जब तक मृत्यु सामने न हो तब तक किसी विपत्ति से मत डरो। अगर सैनिक अमीर नहीं हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे धन नहीं चाहते। अगर वे लंबा जीवन नहीं जीते तो इसका कारण ये नहीं कि वे जीना नहीं चाहते। जिस दिन युद्ध का आदेश दिया जाता है, सैनिक रो सकते हैं, कुछ बैठे बैठे, कुछ लेटे हुए, लेकिन जैसे ही खतरे में पड़ते हैं वे शेर की तरह लड़ते हैं। एक कुशल रणनीतिकार श्वायजान सांप जैसा होता है, जिसका सिर मारो पूंछ काटती है, पूंछ मारो सिर काटता है, बीच मारो सिर और पूंछ दोनों हमला करते हैं। पूछा जाए क्या सेना भी ऐसा काम कर सकती है, तो उत्तर है हाँ। वू और युव आपस में शत्रु हैं, लेकिन अगर नदी पार करते समय तूफान आए तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे बाएं हाथ से दाएं को सहारा देते हैं। सिर्फ घोड़ों को बांधने या रथों को जमीन में गाड़ने से सेना नियंत्रित नहीं होती। सेना को एक समान साहस की कसौटी पर लाओ। मजबूत और कमजोर दोनों का सर्वोत्तम उपयोग भूमि की स्थिति पर निर्भर करता है। एक कुशल सेनापति अपनी सेना को वैसे ले चलता है जैसे एक व्यक्ति को हाथ पकड़कर ले जाया जाए। सेनापति को शांत रहना चाहिए ताकि गोपनीयता बनी रहे, न्यायप्रिय होना चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। सेनापति को झूठी रिपोर्ट और भ्रम से अपने अधिकारियों और सैनिकों को भ्रमित करना आना चाहिए। लगातार योजना और स्थान बदलने से दुश्मन भ्रमित रहेगा। जब निर्णायक क्षण आए तो सेनापति ऐसा हो जैसे पहाड़ पर चढ़कर सीढ़ी पीछे हटा दी हो। नावें जलाओ, खाना पकाने के बर्तन तोड़ दो, फिर सेना को ऐसे हाँको जैसे चरवाहा भेड़ों को हाँकता है, और किसी को न पता हो कि अगला कदम क्या है। यही है सेनापति का कार्य।
सेना को संकट में डालना ताकि वो संकल्प के साथ लड़ें। हर स्थिति के लिए रणनीति होनी चाहिए। हमला या रक्षा परिस्थिति पर आधारित होना चाहिए। और सबसे जरूरी, मानव स्वभाव को समझो। दुश्मन की भूमि में जितना गहरे जाओ, सैनिक उतने एकजुट होंगे। थोड़ा अंदर जाओ तो वे बिखर सकते हैं। जब तुम अपने देश को पीछे छोड़ो तो तुम संघर्ष की भूमि में होते हो। जहां चारों ओर संचार मार्ग हों, वह चौराहे की भूमि है। गहराई में प्रवेश गंभीर भूमि, सीमित प्रवेश आसान भूमि। पीछे दुश्मन के किले, सामने संकरे मार्ग, घिरी भूमि। कोई भी वापसी मार्ग न हो, निराशाजनक भूमि। बिखरी भूमि में एकता की भावना जगाओ। आसान भूमि में सभी हिस्सों को जोड़े रखो। विवादित भूमि में पिछली सेना को तेज करो। खुली भूमि में रक्षा पर नजर रखो। चौराहे की भूमि में गठबंधन को मजबूत करो। गंभीर भूमि में आपूर्ति सुनिश्चित करो। कठिन भूमि में लगातार आगे बढ़ते रहो। घिरी भूमि में पीछे का रास्ता बंद कर दो। निराश भूमि में सैनिकों से कहो कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि जब सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वे पूरी ताकत से लड़ते हैं। हम तब तक पड़ोसी राजाओं से संधि नहीं कर सकते जब तक उनकी मंशा न जाने। हम युद्ध में नेतृत्व नहीं कर सकते जब तक उस भूमि को न समझें। पहाड़, जंगल, दलदल, खाई, सब इन बातों की अज्ञानता एक युद्ध प्रिय राजा को शोभा नहीं देती। चैप्टर 12, आग से हमला, द अटैक बाय फायर। सू जू ने कहा, आग से हमला करने के 5 तरीके होते हैं। 1. दुश्मन के शिविर में सैनिकों को जलाना। 2. उनके भंडार को जलाना। 3. रसद ले जाने वाले काफिलों को जलाना। 4. शस्त्रागार और हथियार गोदाम को जलाना। 5. जलती चिंगारियां दुश्मन की ओर फेंकना। ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए हमारे पास साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। आग लगाने का सामान हमेशा तैयार रखना चाहिए। आग से हमला करने का भी एक उपयुक्त मौसम होता है और विशेष दिन होते हैं जब आग लगाई जा सकती है। सही मौसम होता है जब मौसम बहुत शुष्क हो। सही दिन वे होते हैं जब चंद्रमा सीव, वॉल, विंग या क्रॉस बार नक्षत्रों में हो, क्योंकि ये सभी दिन तेज हवाओं वाले होते हैं। आग से आक्रमण करते समय 5 स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। 1. अगर दुश्मन के शिविर में आग लग जाए तो बाहर से तुरंत हमला करो। 2. अगर आग लगने के बाद भी दुश्मन शांत रहे तो प्रतीक्षा करो, अभी हमला मत करो। 3. जब आग पूरी तरह फैल जाए तो यदि संभव हो तुरंत हमला करो, अगर नहीं तो अपनी जगह बने रहो। 4. अगर बाहर से आग लगाकर हमला करना संभव हो तो अंदर आग के लगने की प्रतीक्षा मत करो। 5. जब आग लगाओ तो हवा की दिशा में रहो, हवा के विपरीत जाकर हमला मत करो। दिन की हवा देर तक चलती है, रात की हवा जल्दी शांत हो जाती है। हर सेना को इन 5 संभावनाओं को जानना चाहिए, तारों की गति का आकलन करना चाहिए और सही दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो आग को सहायक मानकर हमला करता है वह चतुर होता है। जो पानी का उपयोग करता है वह शक्ति बढ़ाता है। पानी के माध्यम से दुश्मन को रोका जा सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति पूरी तरह छीनी नहीं जा सकती। वह सेनापति जो युद्ध जीतना चाहता है पर साहस और पहल की भावना नहीं रखता, वह समय की बर्बादी और निष्क्रियता में फंसता है। इसलिए कहा गया है, सजग राजा पहले से योजना बनाता है, सक्षम सेनापति संसाधनों को विकसित करता है। तब तक आगे मत बढ़ो जब तक कोई लाभ न दिखे। तब तक सेना का उपयोग मत करो जब तक कुछ पाने की आशा न हो। तब तक युद्ध मत छेड़ो जब तक स्थिति अत्यंत नाजुक न हो। कोई भी राजा अपनी नाराजगी मिटाने के लिए सेना नहीं भेजनी चाहिए। कोई सेनापति व्यक्तिगत गुस्से से युद्ध नहीं छेड़े।
अगर लाभ है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो जहां हो वहीं रुको। गुस्सा समय के साथ प्रसन्नता में बदल सकता है, झुंझलाहट संतोष में बदल सकती है, लेकिन एक बार जो राज्य नष्ट हो गया वह वापस नहीं आता, जो मरे वे जीवित नहीं हो सकते। इसलिए एक जागरूक शासक सावधान रहता है और एक अच्छा सेनापति सतर्क रहता है। यही है देश को सुरक्षित रखने और सेना को अक्षुण्ण रखने का मार्ग। चैप्टर 13, जासूसों का उपयोग, द यूज ऑफ स्पाइज। सु जू कहते हैं, 1,00,000 सैनिकों की सेना तैयार करना और उन्हें दूर भेजना जनता पर भारी बोझ डालता है और राज्य के संसाधनों को थका देता है। हर दिन का खर्च 1,000 चांदी की मुद्राओं तक पहुंच सकता है। घरों में हलचल होगी, रास्तों पर लोग थक कर गिरेंगे और 7 लाख परिवारों का कामकाज रुक जाएगा। विरोधी सेनाएं सालों तक आमने सामने डटी रहती हैं, लेकिन जीत एक ही दिन में तय हो जाती है। ऐसे में यदि हम शत्रु की स्थिति की जानकारी ना लें, सिर्फ इसलिए कि हम 100 चांदी के इनाम देने में कंजूसी कर रहे हैं, तो ये क्रूरता की चरम सीमा है। ऐसा करने वाला ना तो सच्चा नेता है, ना अपने राजा का सहायक और ना ही जीत का अधिकारी। जो राजा बुद्धिमान है और सेनापति योग्य है, वे जो असाधारण कार्य करते हैं, उनका रहस्य है पूर्व ज्ञान। ये ज्ञान ना तो आत्माओं से प्राप्त होता है, ना अनुभव से और ना ही किसी गणना से। दुश्मन की स्थिति का सही ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों से ही मिल सकता है। इसलिए जासूसों का उपयोग जरूरी है और ये 5 प्रकार के होते हैं। 1. स्थानीय जासूस, स्थानीय निवासियों को नियुक्त करना। 2. आंतरिक जासूस, दुश्मन के अधिकारियों का उपयोग करना। 3. परिवर्तित जासूस, दुश्मन के जासूस को पकड़कर अपने पक्ष में कर लेना। 4. बलिदानी जासूस, धोखे के उद्देश्य से भेजे गए जासूस। 5. जीवित लौटने वाले जासूस, जो दुश्मन के शिविर से खबरें लाते हैं। जब ये 5 प्रकार एक साथ काम कर रहे हों, कोई भी उनकी व्यवस्था को समझ नहीं सकता। इसे कहते हैं सूत्रों का दिव्य संचालन, और ये राजा की सबसे अनमोल शक्ति है। जासूसों से अधिक घनिष्ठ संबंध सेना में किसी से नहीं रखने चाहिए। उनसे अधिक उदारता पूर्वक किसी को इनाम नहीं देना चाहिए और उनके मामलों में सबसे ज्यादा गोपनीयता रखनी चाहिए। बुद्धिमत्ता के बिना जासूसों का सही उपयोग संभव नहीं। दयालुता और स्पष्टता के बिना उन्हें संभालना कठिन है। यदि दिमाग में सूक्ष्मता नहीं है तो उनकी रिपोर्टों की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सावधान रहो और अपने जासूसों को हर प्रकार के काम में लगाओ। अगर किसी गुप्त बात को जासूस समय से पहले उजागर कर देता है तो उसे और जिसे बताया गया दोनों को मृत्यु दी जानी चाहिए। चाहे लक्ष्य हो दुश्मन की सेना को कुचलना, किसी किले पर कब्जा करना या किसी व्यक्ति की हत्या करना, हर बार सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है। सेनापति के सहायकों, द्वारपालों और संतरी जैसे लोगों की। ये जानकारी हमारे जासूसों से ली जानी चाहिए। जो दुश्मन के जासूस हम पर नजर रखने आए, उन्हें खोजो, रिश्वत दो, उनका स्वागत करो और उन्हें परिवर्तित जासूस बना लो। परिवर्तित जासूस की जानकारी से हम स्थानीय और आंतरिक जासूसों को भी कार्य में लगा सकते हैं। उसी से बलिदानी जासूसों द्वारा झूठी सूचना भेजी जा सकती है और उसी की जानकारी से जीवित लौटने वाला जासूस सही समय पर भेजा जा सकता है। इन 5 प्रकार की जासूसी का अंतिम उद्देश्य एक ही है, दुश्मन की स्थिति का ज्ञान, और इसका स्रोत परिवर्तित जासूस होता है। इसलिए उसे सबसे ज्यादा उदारता से पुरस्कृत करना चाहिए। पुराने समय में इस शेह ने हसिया के अंतर्गत रहकर यिन वंश को स्थापित किया था और लू या ने यिन वंश के अंतर्गत रहकर चो वंश की नींव रखी थी। इसलिए सिर्फ एक जागरूक राजा और समझदार सेनापति ही सेना की सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग जासूसी में कर सकते हैं और महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जासूस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं।
उन्हीं पर निर्भर करता है कि सेना कैसे आगे बढ़ेगी। आप सुन रहे थे युद्ध की कला, एक प्राचीन ग्रंथ जो आज भी रणनीति और जीवन की गहराई को समझाता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो रस्ट बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन क्लासिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें।